एक तरफ अरविंद केजरीवाल आरोपों के घेरे में है, अन्ना की सीडी से कटघरे में है, अन्ना कटघरे में कह रहे अवधेश जी, अन्ना खुद कटघरे में है। चुनाव आते आते भारत में और खास करके चुनाव के समय जो नेता आगे बढ़ता उनके खिलाफ किस किस तरह से आरोप लग सकते हैं, इसके कई नमूने पीछे भी हमने देखे हैं। उन आरोपों का आगे क्या होता है ये भी अगर आप सबको पता है कि कई ऐसे आरोप लगे, उसके बाद आरोप का ही कुछ पता नहीं चला कि वो आरोप क्यों लगाए गए थे, उसके तथ्य क्या थे। जाहिर है अन्ना हजारे के सीडी में जो बातचीत है उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें दुख है, लेकिन दुख से बड़ा सवाल है कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं या जो पत्र लिख के उन्होंने सवाल उठाए हैं उससे सियासी जो अन्ना हजारे के पत्र से या सीडी से अरविंद केजरीवाल को नुकसान होने की गुंजाइश है क्या? उपेंद्र जी, मैं आपके पास आता अभी ये इसमें कि चुनाव 4 दिसंबर को होना है जी। इसके पहले और बहुत सारे सवाल जवाब खड़े होंगे, तो क्या वो सफाई देते हैं? अभी तक जो सफाई दे रहे अरविंद केजरीवाल, ये सियासी, ये पूरे तरह से सियासी, आप एक तरह से देखिए, ये अन्ना हजारे का अपना ईगो प्रॉब्लम है। अब उनको अब वो तो अन्ना हजारे ही नहीं, जो चिट्ठी लिख के उन्होंने 3 बातें कही है वो भी गंभीर है, उसका भी जवाब अरविंद केजरीवाल को देना। अरविंद केजरीवाल ने तो दिया, तो वो क्या क्या सवाल है उसका उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने खास करके चुनाव के माहौल, उन्होंने कह दिया कि भाई हमने आप किसी पोस्टर में आपका इस्तेमाल नहीं किया, और वास्तव में हम लोग दिल्ली में रहते हैं जी। दिल्ली वाले में किसी ने नहीं देखा। किरण बेदी से कोई संवाददाता पूछ रहा था किरण बेदी क्या बतलाइए इस्तेमाल किया कि नहीं किया, तो मुस्कुरा करके गाड़ी में बैठ के चली गई। मतलब अन्ना का कोई भी जो प्रशंसक ये नहीं कह सकता दिल्ली में रह करके कि वास्तव में किसी पोस्टर में अन्ना का इस्तेमाल किया। हाँ, भाषण में वो बोलते हैं कि अन्ना ने जो जिस लोकपाल के लिए अन्ना को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी लेकिन अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल आपने कहा, आपने बिल्कुल बात सही कहा कि जिस आंदोलन से निकली हुई चीजें हैं उसका इस्तेमाल रोकना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है रोकना, वाजिब है, उसको नहीं मना नहीं कर सकते। गहराई से समझिए, भारत की राजनीति इस समय वहां पहुंच गई है कि कोई आदमी भी अगर बेहतर तरीके से पारदर्शिता स्वच्छता से काम करने का कोशिश करेगा, आप पहले दिन से जानते हैं कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के उस अभियान से मेरी कभी सहमति नहीं थी, बुलाने पर भी मैं स्टेज पर नहीं गया, लेकिन कोई कहे कि ये दोनों बेईमान हैं, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। अब ध्यान रखिए, जब वो अभियान पहले लोगों ने रामदेव से अन्ना हजारे को अलग किया, वो भी भारतीय राजनीति का हिस्सा था कि रामदेव से अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को अलग करो, सब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक ही मंच से बोल रहे थे। उसके बाद फिर आपने देखा है कि जब जंतर मंतर पर हुआ था तो कैसे एक स्वामी जी के माध्यम से और चीजों को मैनेज करने की कोशिश की गई कि इनको तोड़ो। उसके बाद फिर जब वो ये पार्टी बनने के पहले फिर ये कोशिश लगातार चली है। मैं उन लोगों को भी जानता हूं कि अन्ना हजारे और अरविंद को अलग करो, लेकिन मैं बीच में माफी चाहता हूं, लेकिन आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि आप पार्टी के संस्थापक, आम आदमी के पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल श्री 420 है, वो कह रहे हैं, और कहा है इस पार्टी को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। बीजेपी के भी नेता है, वरिष्ठ नेता भी है। मैं इसको अगर आरोप भी मानूं तो उसका भी आधार क्या बना रहे, वो अन्ना के पत्र को बना रहे हैं, सीडी को बना रहे हैं, उसी पे रिएक्शन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सुब्रमण्यम स्वामी आप जानते हैं कि 1 मैन आर्मी है। आप जानते ही हैं कि पिछले 20 वर्ष से ज्यादा समय में जिनके पार्टी का कोई एक सदस्य नहीं है अकेले, लेकिन वो राजनीति में डटे हुए हैं इन्हीं सब कामों से। सोनिया गांधी को एंटिक्स बेचना कि इटली ले जाके बेच रही, वो मुकदमा करते हैं, बाकी वो करते रहते हैं। उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। और जो फंडिंग की बात कर रहे हैं उसकी सरकार ने जांच के लिए बोल दिया है, हाईकोर्ट में वो मामला है। स्वामी के अरविंद केजरीवाल देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ऑन रिकॉर्ड तैयार किया कि हमने अन्ना हजारे को अरविंद से अलग किया कि भैया इनसे अलग होकर काम करो। उन्होंने बजाबता टेलीविजन पर इसका इंटरव्यू दिया है, तो वो तो कोई छिपा तथ्य नहीं है। लेकिन यहां तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो इन्होंने कहा ना, एक भ्रम से भरा हुआ वो अभियान था। इनको वो लोग जो उनके साथ खड़े हुए वो जन लोकपाल के समर्थन में या अन्ना के समर्थन में नहीं खड़े थे। अन्ना का एक चेहरा जो है वो दाग रहित चेहरा था,
उसको बाजाबता एक प्रबंधन कौशल से और पूरी योजना से, मीडिया प्रबंधन से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ला करके उसको खड़ा किया। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, इस देश में देखिए आंदोलन के लिए। नहीं ना, आंदोलन तो मैं मानता नहीं हूं, आंदोलन मानते नहीं है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, सवाल क्यों उठ रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों के बीच भी चीजें होती है ना कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, मेरी असहमति उससे हो सकती है, लेकिन आज प्रभावी रूप में अगर समाज के सामने नहीं लाएंगे तो उसका वैल्यू नहीं होगा। इसीलिए वो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स इसीलिए होता है कि किसी चीज को प्रभावी तरीके से लाएं। जो वो समर्थन मिला था वो मिला था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसमें आरएसएस भी थी, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें समाजवादी भी थे, उसमें रामदेव के भी थे, गायत्री, सभी विचार के लोग उसमें आए थे और व्यवस्था कर रहे थे। इन दोनों को मैं बार बार कह रहा हूं ना कि अन्ना को अन्ना बनाने वाला राष्ट्रीय स्तर पर ये अरविंद केजरीवाल और उनके साथी ही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, अन्ना को आज अगर ये गलतफहमी है कि उनके कहने से और उनके जन लोकपाल बोलने से वोट मिल जाएगा तो वो इस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। अरविंद को यही गलतफहमी थी, आज एक एक मेंबर को जोड़ना पड़ा है पार्टी खड़ा करने के लिए। उनको पहले था कि हम खड़ा करते ही आ जाएंगे, तो इसका शिकार चीजें हो गई है। लेकिन 2,69,00,000 रुपया इतनी बड़ी राशि नहीं थी जितनी चंजा आ रही है कि उसमें से वो सब बेईमानी करेंगे। लेकिन हां, अन्ना हजारे ने अपने इस मतलब अपने साथी के विरुद्ध ऐसा बोल करके इसकी चुनावी हवा निकाल दी है, इसको मैं जरूर स्वीकार करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि अन्ना हजारे इस समय भस्मासुर हो चुके हैं और जो लोग गए थे अन्ना हजारे के पास उनकी भी पहचान होनी चाहिए कि कौन लोग पोस्टर लेके गए थे, कौन उनको बोल रहे थे कि आपको पत्र लिखना चाहिए और कौन इस समय ठीक चुनाव के समय कराने गए। इसकी पहचान के बगैर तो कांग्रेस बीजेपी सब लगी है कि जो भी 5% वोट इसको मिलने वाला है वो न मिले, ये बदनाम हो जाए और हम दोनों की ताकत देश में बनी रहे। ये है इसके पीछे खेल। अमित साहब, आपने कहा ये योजनाबद्ध तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का इस्तेमाल किया, आंदोलन का इस्तेमाल किया, तो क्या आप, अवधेश जी कह रहे हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, आप क्या मानते हैं ये पूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अरविंद केजरीवाल ने किया और उनका खामियाजा भुगत रहे अब? नहीं, ये एकदम सही बात है जो आपने कही, मैं कि ये सही है, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत इसलिए नहीं कह सकता कि हो सकता है कि एक आदमी दिल की बात, हम अंतर्यामी नहीं है, जो चाहते हो जी, और इसलिए कि उस वक्त जो लोग भी साथ हुए, जैसा कि अभी अवधेश जी ने कहा कि सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें कोई एक खास तबका नहीं था, सारे लोग मिलकर के उसके इकट्ठा हुए, इसलिए हर आदमी भ्रष्टाचार से इस मुल्क को पाक करना चाहता है जी। एक बहुत जमाने के बाद इस तरह का आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के नाम पर लोग परेशान थे, जगह तलाश कर रहे थे, मिला, और जैसा कि दाग रहित चेहरा उनका था अन्ना जी का, जैसे हमने कहा, सभी लोग ये बात मानते हैं। मैं जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी की बात अभी आपने कही, मैं आपको 84 में एक बात बताऊं कि मेरे स्टेज से हमारे यूपी में जी, आजमगढ़ में सैयद शहाबुद्दीन जी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे जी, और बाबरी मस्जिद के का वो ये क्या कहते हैं स्टेज था। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी या जितने भी हमारे नेता हैं जी, वो जब मौका मिला, अभी जैसे अरविंद केजरीवाल के हमारे पुष्पेंद्र भाई ने कही कि वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं और उन लोगों के पास जा रहे हैं। कल अभी एक मौलिनकर हाल में एक मीटिंग रखी गई थी, कॉन्फ्रेंस, जागरूकता अभियान, वहां पर मुसलमानों को यह कह करके लाया गया कि हम लोग ये तय करें कि दिल्ली में तीसरी ताकत अगर उभर रही है तो उसको हम इन दो पार्टियों को हटा करके तीसरी ताकत को बनाया जाए। वहां पर वो पता चला कि वो आप पार्टी के लोगों ने उसको बना रखा था, नाम दिया अखबारों में उसका। वहां पर मैं भी गया, मैंने कहा भाई मुझे भी अपनी बात कहने दें, आप नहीं कहने दिया गया। तो ये जो तरीका दूसरी पार्टियां इकट्ठा करती हैं, कुछ मुसलमान को, कुछ फला को, कुछ इनको ला करके अपनी बात को रखा जाए, तो अरविंद जी भी पॉलिटिक्स में वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जो बेईमानी कही जा सकती है किसी एक। देखिए एक बहुत अच्छी बात अभी आई है, बेईमानी जी, वैचारिक, वहां पर यह होना चाहिए कि इस मुल्क में जो भी अधिकारों से वंचित लोग हैं उनकी बात की जाए, खास मुसलमान की बात की जाए, खास किसी तबके की बात की जाए। उपेंद्र जी, ये ठीक है, जैसे ओखला में ये बात होती है, सिर्फ बल्ली महाराज में बात होती है, अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस मिला आपके और जगह होती आपसे फिर आपके पास वापस आएंगे। कहीं ना कहीं आप ये इलेक्शन कमीशन का नोटिस है, ये बीजेपी और अन्ना और ये नहीं है, तो जो मेरा एक छोटा सा सवाल है और इसके सवाल के बाद हम आगे अन्य विषय पे जाएंगे, दूसरे विषय पे जाएंगे, कि आप नैतिकता का हवाले देते हैं,
आप सफाई करने का दावा करते हैं, कल आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं भाई नाली साफ करना है तो पहले नाली में उतरना पड़ता है, बिना नाली में उतरे हुए आप नाली साफ नहीं कर सकते। ये लॉजिक, नाले में उतरेंगे तो गंदे भी होंगे। मैं वही कह रहा हूं कि यानी कि पहले अगर आपको गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरनी पड़ेगी, कहने का ये मतलब है। इलियास आजमी साहब कह रहे थे कल, यहीं बैठ के वो कह रहे थे कि आपको गंदगी साफ करने के लिए, नाली की गंदगी साफ करना है तो आपको नाली में उतरना पड़ेगा। अगर इस व्यवस्था की गंदगी को साफ करना है तो उस गंदगी को भी थोड़ा बहुत अपनाना पड़ेगा। क्या इस बात को लेकर दिल्ली की जनता या देश की जनता या कोई भी आदमी इस बात को मानेगा कि आप एक आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने खड़ा किया, उससे आगे चल के आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई? अन्ना को छोड़ दीजिए, देश को छोड़ दीजिए, अन्य दलों को छोड़ दीजिए, जिस उम्मीद से, जिस आशा से, जिस कारण से लोगों ने आपको सहयोग दिया, वो कारण अब लोगों के सवालों के घेरे में आएंगे इन तमाम चीजों से, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन नोटिस, कि आप वही हथकंडा अपना रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं और अभी जो इस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं, तो इन लोगों में एक लेवल पर सहमति होती है कि कोई दूसरी ताकत उभर रही है तो उसको रोको, ब्लॉक करो। जैसे मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो जिसके कॉर्पोरेट स्टाइल जो वो उसको ब्लॉक करने का है, उसी तरह से जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई भी नया उभर रहा है उसको ब्लॉक करने की टेंडेंसी होती है। ये तो दिल्ली है, महानगर है, देश की राजधानी है, स्थानीय स्तर पर भी तो हत्या तक कर दी जाती है। कोई देखा कि उभर रहा है तो उसको मार डालो, पार्टी के भी कर दो। तो ये सामना इनको करना पड़ रहा है। जो हथियार, जो हथकंडे, जो तरीका, जो तमाम जिस पर सवाल उठाते थे, चुनाव लड़ने का जिन्होंने हथकंडा जो अभी अपनाया, तो एक तो जो अगर मुस्लिम को मुस्लिम के रूप में एड्रेस करने की जो टेंडेंसी है, इसे तो मैं गलत टेंडेंसी मानूंगा। ये जो बहुत सारी पार्टियां कर रही है, बल्कि हमें लगता है कि शायद ही कोई पार्टी ऐसी बची है जो नहीं कर रही हो, उसको ये भी अपना रहे हैं। तो ये वही मैं कह रहा हूं कि वो तमाम, आप जिस राजनीतिक व्यवस्था को का विकल्प तलाश करने की और बेहतर करने की बात, समग्रता में देखना चाहिए। समग्रता में नहीं देख करके आप मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसी चीजों को जो आप देख रहे हैं, उसी गंदगी को हम इसी तरह से एड्रेस करेंगे तभी उनका वोट पाएंगे। तो ये जो इनकी कोशिश जो नकल करने की दूसरी पार्टियों की, तो इसमें ये बीजेपी और कांग्रेस, ये उन्हीं पार्टियों में से, तो बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या है? आम आदमी पार्टी जो अलग पार्टी बना करके फिर दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से जो उम्मीद थी उस पर आम आदमी पार्टी कहां खड़ी उतर रही है? फिर उसमें यही समस्या है ना कि अब ऐसे ऐसे विचारक हैं, ऐसे ऐसे दार्शनिक हैं हमारे देश में, राजनीतिक दर्शन देने वाले लोग हैं, जो कहेंगे, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हमें कहा करते थे, उनको एक मुसलमान बहुत बड़े नेता, उन्होंने कहा था कि ये जो मुसलमान है वो सेकुलर हो ही नहीं सकता, उनका अगर वोट लेना है तो उसी एक कंसर्न को आप, ये आजम खान ने कहा था, एक राष्ट्रीय नेता के, चूंकि बहुत क्लोज कॉन्फिडेंस में हमको कहा उन्होंने, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आजम खान ने उनको कहा कि जी मुसलमान तो कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता, अगर सेकुलर जो मुसलमान है वो मुसलमान ही नहीं है, या तो मुसलमान होगा या सेकुलर होगा। तो उसके लिए है कि जब तक उसमें आप कम्युनल पुट नहीं डालिएगा, जब तक जो उसका जो हमें उन्होंने जो कहा, मैं ये नहीं जानता हूं कि, इसलिए मौलाना साहब आप हम ज्यादा आसानी होती है, आप सेकुलर की परिभाषा भी कर दे। जब आप ऐसा ही समझा दिया है कि भाई उनका वोट लेना है तो उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरत, उनके कंसर्न्स को, कम्युनल कंसर्न जो है, इसको पर्सनल कंसर्न कम्युनिटी का, या कम्युनिटी का जो पर्सनल कंसर्न है उसी को कम्युनल कंसर्न भी कहा जाएगा, उसको एड्रेस करो तब उसका वोट मिलेगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि ये गलत राजनीति, गलत सियासत है, उसी बात की परिभाषा भी कर दी। भूपेंद्र भाई, मुसलमानों की कंसर्न क्या ये है? आपने सीडी पे बात कर ली, मैं उनकी आगे की बात कर रहा हूं। आज जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र, जिसे वो कहते हैं हमने संकल्प पत्र किया है, मेरी ये समझ में नहीं आया कि इस देश में मुसलमानों की ये कंसर्न कब से हो गई कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बने, चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में लिखे कि जिन मुसलमानों को फर्जी केसेस में पकड़ा गया उन्हें छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, यहां दिल्ली में बटला हाउस इनकाउंटर को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और ये जानते हैं कि वहां के मुसलमान इस मामले पे कांग्रेस को हरा चुके हैं, आपने अपने तथाकथित संकल्प पत्र में आज कहा है कि हम दिल्ली के अंदर जो मुसलमान बेचारे भोले हैं, गरीब हैं, जिन्हें फर्जी मामलों में आतंकवादी बना के पकड़ रखा है, उन्हें छुड़वाएंगे।
दूसरी बात कही है कि 1984 के दंगाइयों को सजा दिलाएंगे। अब यह मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली सरकार का सजा दिलाने से क्या लेना देना है, कहां दिल्ली सरकार कहां सजा, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने मुसलमानों से कहा कि आप एक बीजेपी कम्युनल पार्टी है, हम सेकुलर हैं, मुसलमानों पे विकल्प है, जिस पे आपसे इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांग लिया है। तो आप तो बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा कम्युनल हैं। आप मुसलमानों की कंसर्न करते तो कहते कि दिल्ली के अंदर कितनी परसेंटेज है भाई, इसके हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए। कोई 4.5% का कटोरा पकड़ा रहा है, कोई 18% का पकड़ा रहा है, कुछ बीच का आप भी पकड़ा रहे थे। लेकिन ये फर्जी, यानी इस देश की पुलिस, इस देश का कानून मुसलमानों को फर्जी मामला में फंसाता है, जिसकी ठेकेदारी कहीं मुलायम सिंह लेते हैं, कहीं केजरीवाल लेते हैं। तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि मुसलमानों का यह कंसर्न कैसे है। और देश के तमाम मुसलमान जो 6 लोग, इरफानुल्लाह खान से लेकर के शकील दहलवी साहब, फरत अंजुम, शाजिया इल्मी, इशरत अली अंसारी और मसूद अली, 6 जो लड़ रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि यह आप कम्युनल डिमांड मत करिए, हमारा यह कंसर्न नहीं है, इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वो पार्टी में चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन इस कम्युनल जो उनकी मांग थी उसको घोषणा पत्र में भी डलवाएंगे। तो मुसलमान अपने इस कम्युनल चेहरे से बाहर कब निकलेगा? वो क्यों नहीं केजरीवाल से कहा कि आपने गलत डिमांड कर रहे हैं, आप हमारी नौकरी का इंतजाम करें, आप हमारे स्कूलों का इंतजाम करें, हमारे लिए पढ़ाई में, ये नहीं कहा उन्होंने, कहा इमोशनल। तो इसमें और मुलायम सिंह में क्या फर्क है? फिर कोई फर्क है? फिर वही चीजें, पुरानी चीजें आप भी दोहरा रहे हैं। असल में देखिए, हम बता दें आपको, हम इन चीजों से, यहाँ हमारे सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, पत्रकारिता में बहुत इनकी हैसियत है तमाम लोगों की, लेकिन हम कहीं कहीं सच्चाई से मुंह चुराते हैं। रिजर्वेशन की बात हो रही है, आप ये देखिए अरविंद केजरीवाल, अभी आप वाली जो बात आ गई है जेल वेल की, हमने सिर्फ हमारी इतनी सी मांग है कि अगर वो आतंकवादी है तो उनको चौराहे पर गोली मारी जाएगी, उसमें हमारी क्या जरूरत है? ये कह के तो आप करते हैं, ये आप टेलीविजन पे कह के मुसलमानों को बरकरार दें और देश को मार रही है पुलिस, सर पे गोली कैसे चली, हमें शक है, हमारा शक दूर करो। जिसको गोली मार आप सवाल, आप हमारे जो सवाल थे कि अरविंद केजरीवाल वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। अगर पुष्पेंद्र भाई को इस बात से गुस्सा है कि फर्जी जो फंसाए गए उन मुसलमानों की, नहीं, इस देश में दलित फंसाए गए हैं, हिंदू फंसाए गए हैं, ये मुसलमान ही फंसे के देश में कम्युनल डिवाइड करना चाहते हैं आप। इस देश का कानून जो है मुसलमानों को क्या कहना चाहते हैं? आप देश को दंगों में हर कुछ झेलना चाहते हैं, फर्जी तौर पे सारे लोग की बात, आप सारी बात कहिए ना, यही तो मैं कि आप बहसियत मुसलमान ये कहना चाहिए कि भाई जो भी फर्जी है उसको मुसलमान भारत की संसदीय राजनीति इस अवस्था में पहुंच गई है जी, जो मीडिया के पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका थी कि पब्लिक ओपिनियन जनमत बनाना ही नहीं, जनमत को परिष्कृत करना, कि वो सही मुद्दों को, सही विचार, सही सिद्धांत को समझे और उसके अनुसार पार्टियों का समर्थन करे, वो विकृत हो चुका है, उसमें हमारी भी भूमिका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो इसमें एक शुद्ध गंगा जल बन के आए थे, ये दुर्भाग्य है, ये मैं कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य है कि उसी प्रकार से खंडित विचारों से, माने आम आदमी के यहां खास के माध्यम से पहुंचना, तौकीर रजा के माध्यम से, आम आदमी के यहां वो शाही इमाम के माध्यम से पहुंचना, ये करोड़पति के माध्यम से, आम आदमी के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचे, ये राजनीति उनकी भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की राजनीति को करवट लेने में अभी समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल का पतन जो है उस पार्टी का यह दिखा रहा है कि भारत में सच्ची राजनीति का, जन सरोकारों की राजनीति का, ईमानदार लोकतांत्रिक राजनीति का और वैचारिक सैद्धांतिक राजनीति की उत्पत्ति होनी अभी शेष है। वोट बैंक की राजनीति ऐसा होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।